सो हे गाइज, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सॉलिड स्टेट का। आज हमारा 5th लेक्चर है। तो गाइज, 5th लेक्चर पढ़ने से पहले एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज के लेक्चर में बस ये एक डेरिवेशन हो जाने के बाद यहाँ से एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि डिफेक्ट इन सॉलिड। तो यहाँ पे ये टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस डेरिवेशन के बाद एक अलग मोड ले लेंगे चैप्टर, मतलब तब डिफेक्ट्स पढ़ना है। तो इसीलिए एक एडवाइस है मेरी, जो पुराना किया है आपने 3-4 लेक्चर में, अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ ना तो इसे हाथ नहीं लगाना डिफेक्ट्स को। पहले उसे परफेक्ट करना है, आपको 2-3 बार पढ़ना है, 1-1.5 बार लेक्चर देखना है पूरा, 1-2 बार पूरा लेक्चर देख लिए, समझ लिया, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद ही इसे हाथ लगाना है। क्योंकि बहुत जालिम टॉपिक है, ये बहुत लेंदी टॉपिक है, समझ लो। पढ़ने का इच्छा नहीं होगा तो पहले वो करो, जिसने वो परफेक्ट किया है ना, उसे तो मज़ा आएगी। और चैप्टर में बहुत मज़ेदार तरीके से वो चैप्टर को खेलेगा। ये कौन सा भी कहीं से भी बॉल आने दे, सिक्सर ही मारेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल क्रिस्टल। सही है, इन x ग्राम ऑफ मेटल क्रिस्टल। सही है, एकदम परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या सर कैसे क्या करेंगे, सब बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? वी नो, सर हमको ये पता है क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर ये तो बच्चे को पता है सर, आप हमें क्या गुटली दे रहे क्या? नहीं भाई, 2 मिनट तो रुक। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही है इतना। अभी हम बोलेंगे क्या, हमारे पास डेंसिटी का दूसरा भी फॉर्मूला है। क्या है आपके पास दूसरा फॉर्मूला? कलर चेंज करके लिख देता हूँ। हमारे पास है रो इक्वल्स टू यम इंटू एन अपॉन एन इंटू ए क्यूब। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अरे वाह सर, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो मास की वैल्यू निकालो सर। यहाँ से क्या आ जाएगी? m इक्वल्स टू रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन एन। ये होगी मास की वैल्यू। हाँ सर, ये तो बराबर है। तो इसे डब्बा बना लेते हैं हम। सही है। पहले मैं, पता है ना आपको मेरी टेक्निक, पहले मैं बोलते बोलते पूरा डेरिवेशन लिख देता हूँ, तब आपको 40% 40 to 45% समझ में आता है। फिर वापस जब एक्सप्लेन करता हूँ तब 100% समझता है कि नहीं? सही बोलो, कमेंट में ज़रूर बताओ। लाइक क्यों नहीं कर रहे आप? जल्दी लाइक कीजिए दोस्तों, समझ लो। लाइक किया तो मज़ा आएगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे को पसंद तो आ रहा है। नहीं तो हम मेहनत करेंगे, बच्चे को पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्या फुकट में गई मेहनत। अभी देखो फिर इसके आगे, चलो वो जाने दो, लाइक करो मत करो, बदनसीब हूँ मैं। लोग देख के चले जाते, लाइक नहीं करते, जाने दो। अभी देखो, हमें इतना पता है, मोलर मास। क्या? मोलर मास m क्या है ये समझ लो। मोलर मास मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स, उसका मास। तो हम बोल सकते हैं मोलर मास कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। बोल सकते कि नहीं कि मोलर मास कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम लिखेंगे मोलर मास m कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझ में आ गया इतना? क्या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। सही है। तो हम बोलेंगे यहाँ x ग्राम, एक कलर चेंज कर लूँ ताकि सही रहेगा। x ग्राम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास कंटेन्स x इंटू एन अपॉन यम बोल सकते हैं हम। सही है, समझ में आ गया क्या है? तो सब समझ में आ गया। सही बताओ। देखो, मोलर मास m है। सही है, मोलर मास क्या है? m। मोलर मास m में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल का मास रहता है। सही है। तो अगर x ग्राम ऑफ मास है, x ग्राम ऑफ मास है, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? x ग्राम ऑफ मास कंटेन x इंटू एन ए अपॉन यम। क्योंकि हमें पता है एक मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल रहते हैं,
और यहाँ x ग्राम दिया है, मतलब जितने ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ में आ गया इतना? एकदम परफेक्ट। ये इरेज कर लूँ, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलो फिर देखो, लास्ट इक्वेशन लिख लो। हमारा क्या है? x ग्राम ऑफ मास कंटेन, हम यहाँ लिखेंगे x ग्राम ऑफ मास कंटेन्स। ऐसा लिखूँ कि ऐसा लिखूँ? एक मिनट रुको जरा। x ग्राम ऑफ मास कंटेन्स ऐसा लिखता है ना, कंटेन्स कितने? x इंटू एन ए इंटू एम, एक्स इंटू एन ए इंटू एम। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू एन ए अपॉन एम। दोस्तों तबीयत खराब है थोड़ी, फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ, कोई नहीं, चलता है। आपके लिए तो इतना चलता ही है ना, थोड़ी सी सर्दी हुई है तो देखो इतना आ गया। तो अभी इसके आगे क्या करना? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अभी इसके आगे क्या? सर हमने m की वैल्यू निकाल के रखी है, देखो कहाँ है ये, देखो सर m की वैल्यू तो निकाल के रखी है हमने, तो ये वैल्यू वहाँ डाल दो। मतलब कैसे? देखो x इंटू एन ए तो बराबर आ जाएगा अपॉन m की वैल्यू, देखो रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब, रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन n। अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन n। ये से ये कैंसिल हो गया, x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब, x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। क्या हो गया? x ग्राम ऑफ मास कंटेन्स बहुत बार पूछा जाता है गाइस, इस पे का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इस पे का न्यूमेरिकल, इसलिए मैं इसे IMP करार तो दे ही देता हूँ। सही है, इम्पोर्टेंट है, मतलब सही क्वेश्चंस आते हैं इस पे, मतलब क्वेश्चंस आते हैं जनरली, बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है। सही है, x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यू। तो बढ़ते हैं अभी देखो यहाँ से चैप्टर पूरा मोड़ ले लेगा, बहुत अलग तरीके से चैप्टर भगेगा। अब यहाँ से पूरी थियोरी की थियोरी, अभी तक डेरिवेशंस थे, सब कॉन्सेप्ट था, सब डायग्राम्स थी, सब मज़ा आ रहा था। अभी यहाँ से जो चैप्टर है ना, यहाँ से ऐसा भगेगा चैप्टर, ऐसी उड़ान भरेगा ये चैप्टर कि पूरी थियोरी है, और थियोरी सिर्फ रटना है और करना है। ऐसा जिसने सोच लिया कि सिर्फ रटना है और पढ़ना है, क्या याद आएगा, हमें रटना ही है सिर्फ, तो वो गया, क्योंकि इतनी थियोरी भरी है कि आप देखना, अभी इतनी थियोरी भरी है। तो हम देखेंगे सरलता से कैसे कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसमें से प्रोडक्टिव आंसर हम बना सकते हैं, वो हम देखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले देखो डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो डिफेक्ट का मतलब क्या रहता है, सबसे पहले जाने दो, वो टाइप्स कितने टाइप्स के वो जाने दो। सबसे पहले मेरे को बताओ डिफेक्ट्स का मतलब क्या। सर डिफेक्ट्स मतलब कुछ मराठी में बोलो तो खराबी, हिंदी में बोलो तो खराबी, और इंग्लिश में बोलो तो क्या, इंग्लिश में बोलो तो भी डैमेज्ड बोल सकते, डैमेज नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे इरेगुलरिटी इन द शेप, मतलब थोड़ा कहीं तो भी नीचे ऊपर हुआ है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, किस बेसिस पे डिफेक्ट हुआ, सबसे पहले ये जान देते। उसके डिफेक्ट्स इन सॉलिड मतलब किस पे बेसिस पे, रेगुलर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड किस बेसिस पे डिफेक्ट है, अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स पे। तो देखो डिफेक्ट्स इन सॉलिड का मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ डिफेक्ट्स जिसमें इरेगुलरिटी इन द शेप ऑफ द सॉलिड, इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, मतलब जो पार्टिकल्स है वो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ नहीं है, कई जगह से गायब ही हो गया है, कई जगह पे दूसरा पार्टिकल आके बैठ चुका है। ऐसे कुछ डिफेक्ट्स हमें यहाँ देखने हैं, बहुत सरलता से देखेंगे, बहुत इजी डिफेक्ट्स है, सिर्फ थियोरी ज़्यादा है। पहले डिस्क्लेमर दे दिया आपको।
देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। कितने टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है? 3 टाइप। 3 के ऊपर पढ़ना नहीं है हमें, 3 ही टाइप पढ़ने हैं, दैट्स इट। तो देखो 3 टाइप के डिफेक्ट है। कौन से डिफेक्ट है? एक पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट है। आप बोलोगे सर 3 ही तो है, मजा आ जाएगी, 3 करेंगे बस चैप्टर खत्म। ये 3 है ना, ये कब 30 बज जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा तुमको। देखो अब चैप्टर में कब 3 के 30 बन जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। देखो देखो आगे देखो पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। The defect which arises due to irregularity in the arrangement of constituent particle is called as point defect। समझा नहीं? देखो डब्बा बनाओ, डिजुक 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 डिजुक, सही है। डिजुक 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 डिजुक। अब क्या है? इर्रेगुलरिटी है कि नहीं है? सर इसमें 3 3 3 बराबर है। सर इसमें 3 और 2 आ गए, मतलब ये तो डिफेक्ट हो गया सर। इर्रेगुलरिटी इन द शेप है, देखो इसके सर। इर्रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सर। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे सर हम इसे? पॉइंट डिफेक्ट बोले क्या? हाँ बिल्कुल पॉइंट डिफेक्ट बोले। तो सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? मैंने तो पहले ही बोला भाई, डिफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? इर्रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम किस तरह लिखेंगे डेफिनेशन? द डिफेक्ट दैट अराइजेस। ये जो मैंने डेफिनेशन है ना, ये कहीं से मैंने कॉपी नहीं की है मेरे भाई, ये ध्यान में रखना। ये कहीं से कॉपी नहीं की है, खुद टाइप की है। मतलब थोड़े से जो भारी भारी शब्द रहते हैं जैसे एफिलिएंट्स ऐसे वगैरह शब्द रहते हैं ना, वो निकाल दिए है मैंने। सादे सरल शब्द डाले ताकि जब बच्चा पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में बैठ लंबे टाइम तक रहे कि हमने हाँ ये पढ़ा था, ऐसा वर्ड हमने देखा कहीं ना कहीं। तो देखो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या? द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू इर्रेगुलरिटी इन द शेप एंड इर्रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आएगा? पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप में क्लासिफाई है? पॉइंट्स आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। कौन से? स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट और नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या है? देखो बोला था ना जब 3 के 30 हो जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। देखो 1 के 4 हो गए, अभी देखो 4 के और 4 हो गए, 8 तो यही हो गए। देखो डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कोई नहीं, हम सब सरलता से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट सबसे पहले जान लेते हैं। स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? द डिफेक्ट इन विच स्टाइचोमेट्री डज नॉट चेंजेस। स्टाइचोमेट्री मतलब क्या? बोलो स्टाइचोमेट्री मतलब क्या? स्टाइचोमेट्री मतलब मराठी हिंदी में बोलूँ, मराठी में बोलूँ प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या रहता है? स्टाइचोमेट्री क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। स्टाइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप में डिवाइडेड है स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट? स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट आर वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकिट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये 4 है। नाम कुछ अटपटांग लग रहे होंगे लेकिन कुछ नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे और सिंपल लगेगी। देखो अभी यहाँ से डिस्क्रिप्टिव चालू हुआ। सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है सर? एक स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। और क्या है सर? एक पॉइंट डिफेक्ट है, क्योंकि स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आता है सर। बात तो बराबर है भैया। तो देखो वैकेंसी डिफेक्ट, द डिफेक्ट दैट कॉज ड्यू टू वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग पार्टिकल इन द लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। देखो बहुत सरलता से जब आप ये डेफिनेशन भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये डिफेक्ट क्या है। इस तरह मैंने डिज़ाइन की है सब नोट्स। तो देखो ये देखो यहाँ जो है ना और यहाँ अगर 2 पार्टिकल्स रहते तो क्या सब बराबर रहते ना? हमने कल देखा ए टाइप 4 है, मतलब सब सेम रहते अगर यहाँ 2 पार्टिकल्स रहते। लेकिन इन 2 पार्टिकल्स के वैकेंसी के वजह से यहाँ डिफेक्ट हुआ ना, इन 2 पार्टिकल के वैकेंसी की वजह से
कहाँ डिफेक्ट हुआ, यहाँ डिफेक्ट हुआ, एक यहाँ डिफेक्ट हुआ। अगर वहाँ दो पार्टिकल उनके जगह पे रिस्पेक्टिव जगह पे अगर रहते थे तो डिफेक्ट होने का कुछ ये ही नहीं होता ना, कुछ काम ही नहीं होता कि ये डिफेक्ट है ही नहीं, हम बोल सकते थे, क्योंकि वो पूरा सीधा है। इधर भी स्ट्रेट चेन्स है, इधर भी स्ट्रेट चेन्स है, रो दूसरे रो के साथ आइडेंटिकल है, तीसरे रो के साथ आइडेंटिकल है, फोर्थ रो के साथ आइडेंटिकल है, लेकिन दो जगह वैकेंसी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई? वैकेंसी, ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल। वहाँ का जो पार्टिकल है वो वहाँ नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए वहाँ क्या बन जाएगी? खाली जगह बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएंगी, इसीलिए वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा, इसीलिए वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। और उस वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ जो डिफेक्ट उस सॉलिड में क्रिएट होगा वो कौन सा डिफेक्ट होगा? वैकेंसी डिफेक्ट। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। सीधी बात है, देखो मेरे हाथ पे अगर आपने 5 किलो का पेन, कंसिडर कीजिए 5 किलो का पेन है, 5 किलो का पेन रखा और मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होगा, तो वेइंग मशीन में जब मैं खड़ा हो गया तो मेरा वजन 80 kg, 80 + 5 85 बन जाएगा ना। और जब ये मिसिंग है, ये निकल गया, तो मेरा वजन 80 रहेगा। तो उसी तरह यहाँ देखो, अगर ये 5 किलो का रहा, ये 5 किलो का रहा, तो उन सब की एडिशन होगी। तो लेकिन ये दो है ही नहीं, तो उनकी एडिशन कहाँ से होगी मेरे भाई? उनकी एडिशन ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं। और एंड द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। वॉल्यूम कैसे क्या चेंज होगा मेरे भाई? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है। वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हमने पढ़ा है, वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस। आप बोलोगे सर डेंसिटी कैसे क्या डिक्रीज हो गई? इतना मान रहे हो कि मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीजेस। सही है। अभी हमें बचपन में मैडम ने पढ़ाया था रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इससे हम बोल सकते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। इससे हम बोल सकते हैं जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास से। मतलब जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और जब मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। इसका मतलब देखो, यहाँ मास डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी भी डिक्रीजिंग हो जाएगी। समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। बढ़ना है आगे। वैकेंसी डिफेक्ट एकदम क्लियर, कोई उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है कि वैकेंसी डिफेक्ट हमें समझ में नहीं आया सर। कुछ भी डाउट रहा जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में उसी टाइम लिखना, बाद में लिखूंगा मैं, इधर रिसर्च करूँगा, उधर। आपको जो करना है बाद में कीजिए, पहले डाउट लिखिए, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में या तो फिर वही रिप्लाई में इतने बेहतरीन तरीके से समझ आ पाऊँ, क्योंकि कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। वरदान बैच में यही तो खासियत है, पढ़ा देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा भाई, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड देखते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some particles of crystalline solid occupy interstitial sites in the crystal lattice, in the crystal structure, then it is called as self interstitial defect. यहाँ ये नहीं है, हाँ है। देखो अभी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या? ऐसा पार्टिकल समझो, देखो ये अभी पूरा जो है, ये हम एक अच्छे एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। हाँ, ये जो है पूरे, एक मिनट क्या हो रहा है रे? हाँ, ये जो है ये पेडाज है, ये जो पूरे लाइन में लगे हैं ये पेडाज है। सही है, ये पूरे पेडाज है, पूरे पेड़ा है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो है एक, ये क्या है? ये लड्डू है। क्या है? लड्डू है। बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है ना, बहुत जनों को भूख भी लग गई होगी। देखो ये पेड़ाज है, पेड़ा की थाल है बड़ी, उसमें एक ही लड्डू है। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ कि पेड़े के राज्य में, पेड़े के घर में एक लड्डू आके बैठ गया। ये कोई सही बात है क्या भाई? मेरा घर है, मैं रहूँगा, तू कहाँ है आके बैठ गया? तो देखो अभी फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये इरेज कर लेता हूँ, फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोला? व्हेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो गाइस देखो, इतनी बड़ी पेड़े की थाल, उसमें एक ही लड्डू, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइड। अब आप इंटरस्टेशियल साइड क्या बोलोगे, देखो ये दो गली है, इन दोनों के बीच में जो है इंटरस्टेशियल साइड है, यहाँ पे डेज है, यहाँ पे डेज है। देखो ना, ये गली है, ये गली है, इन दोनों के बीच में ये लड्डू आ गया, मतलब इंटरस्टेशियल साइड। इंटरस्टेशियल साइड मतलब एक गली के बीच में। इंटरस्टेशियल साइड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक गली के बीच में। तो वो इसका मतलब हो जाएगा इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, पेड़े की थाल, थाल जो है वो एक क्या है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सही है ना। इस कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, मतलब खुद के थाल में दूसरा कोई आके बैठे, खुद के घर में दूसरा कोई आके बैठे तो वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा। उस डिफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। लेकिन वो कहाँ बैठेगा, ऑक्यूपाइज इंटरस्टेशियल साइड, मतलब गली, गली के बीच में कहीं तो भी बैठ जाएगा, सही है। एग्जाम्पल, आपका क्लासरूम याद कीजिए, दो बेंचेस के बीच वाली गली, दो बेंचेस के बीच वाली गली, उसे हम बोलेंगे इंटरस्टेशियल साइड, बहुत सरलता से। देखो अभी देखो ये वाला, इंटरस्टेशियल साइड्स इन अ क्रिस्टल आर स्पेस्ड और वॉइड बिटवीन टू पार्टिकल्स। देखो क्या बोल रहा है, इंटरस्टेशियल साइड इन अ क्रिस्टल आर द स्पेस और वॉइड बिटवीन टू। देखो बिटवीन टू, अभी इन्होंने जो मैंने बोला गली वही बोला है। देखो दोनों के बीच की जगह मतलब हो जाएगी इंटरस्टेशियल साइड। तो हम सीधा बोल देंगे ना सर, गली, एक गली है जो इंटरस्टेशियल साइड देख रही है, काहे दिमाग को टेंशन देते हैं ज़्यादा, जो गली है वही इंटरस्टेशियल साइड दिखा रही है, सिंपल बात है। तो देखो दिस डिफेक्ट अकर इन टू डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट वेज में ये जो डिफेक्ट है वो अकर होता है। कौन से वेज में होता है हम देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन एन एक्स्ट्रा एटम ऑक्यूपाई एन एम्प्टी इंटरस्टेशियल साइड, जैसे कि ये लड्डू, मेरे लड्डू भाई, क्या लड्डू भाई, व्हेन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एम्प्टी इंटरस्टेशियल साइड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लड्डू और पेड़े का जो मैंने दिया है। और सेकेंड है when particle gets shifted from its original lattice point and occupy interstitial side in the crystal। सर आप इसका एग्जाम्पल कौन सा देंगे, भी आगे देखो ना, आगे एग्जाम्पल्स, सी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से ही पढ़ना है हमें चैप्टर, बहुत सरल लगता है एग्जाम्पल से पढ़े तो देखो सबसे पहले when extra particle occupies empty interstitial side, empty interstitial side। देखो कहीं लग रहा है ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल मास इंक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि हमने देखा है सर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट ये कुछ गलत हो गया था यहाँ, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब व्हेन मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, सही है। अभी सर देखो यहाँ हमें समझ नहीं रहा एक्स्ट्रा पार्टिकल कौन सा ऑक्यूपाई हुआ है, यहाँ तो सब समान दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं बेटा, एक मिनट ध्यान रखो। ये देखो ये इंटरस्टेशियल साइड के बीच में, हम उसे लाल कर देते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, ये भी लाल, सही है। देखो सरलता से ये है, गली के बीच में दो है, गली के बीच में दो है मतलब क्या है, इंटरस्टेशियल साइड में है दो, और दो अलग अलग है, समान एक समान थोड़ी ना है, दो अलग अलग है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे इसे कि एक्स्ट्रा पार्टिकल ने इंटरस्टेशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, इसके वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। पहला समझ में आ गया। और यहाँ मास तो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, देखो ना मैंने एग्जांपल दिया 80 kg में 5 किलो ऊपर रख दिया और वेइंग मशीन पे गए, तो हम क्या बोलेंगे सीधा, सर इसका वजन तो 85 हो गया। क्यों, क्योंकि आपने 5 किलो का पेन रखा है ना वहाँ, जितना किलो रखोगे, जितना किलो ऐड करोगे उतना वेट मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, सही है। तो देखो अभी सेकंड है, व्हेन अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल स्पेस, व्हेन पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम। अभी देखो अभी पहले इसमें क्या था, दो एक्स्ट्रा पार्टिकल आए थे, लेकिन इसमें क्या है, दो एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आएंगे। इसमें क्या है, जो क्रिस्टल लैटिस में के पार्टिकल्स है सॉरी, जो क्रिस्टल लैटिस में के पार्टिकल्स है वो ही इधर उधर अपनी जगह छोड़ के भागेंगे, तो इसमें क्या सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्रिएट होगा। अभी देखते हैं ना हम,
एज नो एक्स्ट्रा पार्टिकल इज एडेड देयरफॉर नो चेंज इन मास, हेंस डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट तो डेंसिटी भी रिमेन्स कांस्टेंट। पूछा जाता है इसलिए मैंने जानबूझ के 2-2 सेंटेंस लिख दिए, हर इसमें ध्यान में रखना। एमसीक्यू में आया तो हमारे बच्चे इसे गलत नहीं करेंगे, सही है ना, एकदम परफेक्ट। देखो अभी ये देखो, एक यहाँ का पार्टिकल, एक यहाँ का जो पार्टिकल है वो कहाँ के बैठ गया, यहाँ के बैठ गया। होशियार, अगर उसे वहाँ बैठना था तो पहले ही मालिक से बात करके वहाँ बैठ जाता था। हमारे लिए काहे सिलेबस बढ़ाया, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। हम भी हमारे बचपन में बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अगर साइंस नहीं रहता तो आज तू ऑनलाइन नहीं पढ़ता, पहली बात समझ लेना। जान दो, अब लोगों के दिल पे लगती है बात, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाता। तो देखो अभी क्या कहना है मेरा कहना इतना ही है, जब आप इधर का पार्टिकल, अंदर का पार्टिकल उसके मेन जगह से दूसरे जगह पे जब हिलाते हो, मेन पार्टिकल जब दूसरे जगह पे हिलाते हो तो जो डिफेक्ट फॉर्म होगा, बोलेंगे क्या, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन किसके माध्यम से, एक्स्ट्रा पार्टिकल आया क्या, नहीं सर, अंदर का ही एक पार्टिकल था, सीधा था, मतलब एक लाइन में था, लेकिन वो उसको क्या पता क्या चूल आ गई, इधर से उड़ के वो कई और इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर ली। देखो ये गली के बीच में बैठ गया ना, गली मतलब इंटरस्टिशियल साइड, हमने तो पहले ही देख लिया। क्या देखेंगे, दो इसके बीच का स्पेस, दो इसके बीच की वाइड यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक में। अरे बच्चे है ना, वो इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझेंगे क्या। पहले तो 10वीं कैसे तो भी पास हुए हैं, 12th अभी कैसे तो भी निकालना है, और आप ऐसे भारी भारी शब्द यूज़ करोगे तो कैसा होगा। इसीलिए मैंने सीधा बोल दिया अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, गली मतलब इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आया। देखो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल एटम, सही है। और मास चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एक जगह का पार्टिकल दूसरी जगह है, दूसरा नया पार्टिकल थोड़ी ना ऐड हो रहा है, सही है ना, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, डेंसिटी भी रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे। अभी हम देखेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या बोलते हैं इसे, स्कॉटकी डिफेक्ट। पढ़ते चलो कैसे लगता है, स्कॉटकी इफेक्ट ऐसे दिखता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कॉटकी इफेक्ट जब हम स्पेलिंग लिखते हैं ना तो बहुत लोग स्कॉटकिड लिखते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं फास्ट में तो स्कॉटकी इफेक्ट ऐसा समझ में आता है, लेकिन वैसा नहीं है, स्कॉटकी इफेक्ट। देखो मैं बोलना भी सिखा रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए। देखो इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब भाई आयंस, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस। कटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, कटायन मतलब पॉजिटिव। ये भाई इतना बड़ा क्या है ये, एक मिनट, पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव, सही है। आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिएट वैकेंसी। देखो वैकेंसी स्कॉटकी डिफेक्ट में भी वैकेंसी है, लेकिन किसमें, ये जो अकर होता है वो सिर्फ आयोनिक में होता है, और वहाँ क्या, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग मतलब इक्वल नंबर, मतलब अगर दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर गायब हो गए तो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी गायब होने चाहिए ही, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, और उस वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट क्रिएट होगा। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, ये सिमेट्रिकल स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, और स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। और अकर्स इन आयनिक सॉलिड, देखो ना सीधा एग्जांपल से पता चलता है। अरे NaCl गिव्स Na प्लस Cl नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ कटायन इक्वल नंबर ऑफ अनायन, KCl K प्लस Cl नेगेटिव, AgBr Ag प्लस Br नेगेटिव, सही है ना, इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन। ये दिखाना था मेरे को आपको, नहीं तो एग्जाम्पल क्या वहाँ लिखे थे, काहे डिसोसिएट करे, क्या करे, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम सब प्रूफ करके दिखाएंगे। कोई टेंशन नहीं। अभी डायग्राम को स्टडी करते हैं, चलो देखो अनायन वैकेंसी है ये, यहाँ कौन सी वैकेंसी है, अनायन वैकेंसी, और यहाँ कटायन वैकेंसी है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज,
अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। और बहुत से लोग ना इसे उल्टा कर लेते हैं, कटायन मतलब नेगेटिव, अनायन मतलब पॉजिटिव। नहीं है। अब बताओ सबसे पहले क्या, दो ट्रिक्स है मेरे पास कटायन और अनायन आइडेंटिफाई करने की। देखो ABCD जब हम देखते हैं तो A पहले आता है, और जब नंबर लाइन देखते हैं हम, देखो A to C, और नंबर लाइन जब देखते हैं ये यहाँ आ जाएगा 0, या पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक बताओ, कट कट। कट कट पता है, महाराष्ट्र में तो पता ही होना। जो लोग कट कट करते हैं ना वो अपने पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टाइम के लिए करते हैं। मतलब क्या बोलो, मम्मी कट कट करती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर भी नहीं करते, तो कट कट किस लिए करते हैं, आपके अच्छे के लिए करते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट के लिए करते हैं। इसलिए कट कट मतलब कटायन मतलब पॉजिटिव। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था। और एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आने ही वाला है ना, उसकी क्या कोई ट्रिक बनानी है। कटायन मतलब कट कट मतलब पॉजिटिव, नहीं तो फिर नंबर लाइन याद रखना, ए निगेटिव आता है और C पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ बता दिया, कौन बता रहा है ट्रिक। 7th में कटायन अनायन पढ़ लेते हैं लोग, आपको 12th में बता रहे, क्योंकि मुझे पता है, बाहर नहीं बताने दूंगा मैं किसी को, लेकिन मुझे पता है कि आपने सिर्फ टाइम पास किया था, अभी पढ़ रहे हो, ये तो भी अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। अभी स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में कंडीशंस भी रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेंगे, और हॉट क्वेश्चन है सबसे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ही पूछा जाता है मेरे भाई, ये ध्यान में रखना, इसमें से ही पूछा जाता है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। देखो इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड, कंडीशन पूछ रहा है ना कि कब ये यूज होगा, कब ये क्रिएट होगा डिफेक्ट, ये जो है आप पढ़ रहे हो ये कब क्रिएट होगा। इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड हैविंग हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, हाई डिग्री आयोनिक कैरेक्टर की, साथ ही साथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, एंड मस्ट हैव सिमिलर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन एंड अनायन का सिमिलर नंबर भी होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ कटायन सेम नंबर ऑफ अनायन, और सिमिलर साइज ऑफ कटायन सिमिलर साइज ऑफ अनायन। मतलब अनायन अगर इतना होगा तो कटायन भी इतना ही होना, और कटायन इतना होना तो अनायन भी इतना ही होना। तो क्या है कंडीशन, टेक्स प्लेस इन आयनिक सॉलिड, कटायन और अनायन की साइज सिमिलर होना चाहिए, और इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस मस्ट बी मिसिंग, ये भी एक कंडीशन हो जाती है, और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, ये एक कंडीशन हो गई। सही है। अभी हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, as the number of ions decreases mass decreases, hence density of substance decreases। क्योंकि मास अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। सर क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ, अबे आयंस डिक्रीज हो रहे हैं ना, आयंस मतलब इनडायरेक्टली हम कंसिडर करेंगे पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं। देखो ये 85 kg और ये उठाया तो 80 kg, पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल हो गया गायब, पार्टिकल मिस हो गया। तो पार्टिकल मिस होने के कारण क्या हो जाएगा, जो बॉडी का मास है उसमें से अगर कुछ मास बाहर पड़ रहा है तो जो बॉडी का मास है वो कम हो जाएगा ना, और मास कम हो गया मतलब डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास बढ़ गया मतलब डेंसिटी बढ़ गया। सही है। तो देखो द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायन इज इक्वल, हमने तो पहले ही बोला इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस मस्ट बी रिमूव्ड और मस्ट बी क्रिएटिंग वैकेंसी, hence the electrical neutrality of the compound is preserved। अभी देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बैटरी पे दिखाऊंगा दो चार्ज, दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्ट होती है। फॉर्म कैसे क्या होगी मेरा भाई, कंडक्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट होगी, चलना मतलब पैदल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो अगर एक कटायन और एक अनायन अगर रिमूव हुआ है और मिस है तो क्या है, वो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस हो रहा है, और एक कटायन और एक अनायन मिलके ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। अगर वो दोनों गायब है तो बाकी तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो होनी है, क्योंकि अगर दो कटायन और एक अनायन मिस होता तो एक अनायन अंदर बचता, बाकी सब कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक अनायन नहीं करता। लेकिन यहाँ इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन रिमूव हो रहा है तो अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन रहेंगे, तो इसके कारण अंदर जो है
वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फ्लो बहुत सरलता से रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो बढ़ते हैं आगे। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? अभी हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। इट अकर्स इन आयोनिक सॉलिड। ये भी क्या है? इट अकर्स इन आयोनिक। ये ध्यान में रखना है आपको 4 पॉइंट। आगे के कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखना है, कंडीशंस ध्यान में रखना है, ताकि क्योंकि ये पूछा जाता है मेरे भाई, ये समझ लेना आप। इट अकर्स इन आयोनिक सॉलिड और इट अराइजेस व्हेन cations is missing from its regular lattice site and occupies interstitial position. समझ लो, it arises when cation are missing from their lattice site. It occurs when cations are missing from their lattice site. समझ में आ रहा है? जब cation जो है, यहाँ देखो cation था वो मिस हो गया, कहाँ के बैठ गया? इंटरस्टेशियल साइड, मतलब गली में आके बैठ गया हमारे लैंग्वेज में। सही है ना? समझ में आ गया? इंटरस्टेशियल साइड की बहुत खतरनाक ट्रिक बताई मैंने आपको, गली में आके बैठ गया। क्या बात है सर। तो देखो, यूजुअली कटायंस आर स्मॉलर देन अनायन, हेंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। कटायंस अनायन से स्मॉल होते, देखो ना, यही तो दिख रहा है बेटा, ये कटायन है। एक मिनट, हाँ ये कटायन है, ये अनायन है। देखो कटायन छोटू सा है, अनायन बड़ू है। कटायन छोटू सा है, अनायन बड़ू है। समझ में आ गया? तो ये हो गया एग्जाम्पल ZnS, AgCl और एक्सेट्रा। अब इसके कंडीशंस देख लेते हैं हम, और साथ ही साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, कि कब फ्रैंकल डिफेक्ट फॉर्म होगा और क्रिएट होगा बोल सकते हैं हम। इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड, ये तो हमने यही पढ़ा। हाँ वो तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था ना, उसमें तो आनी है ना, कुछ कंडीशन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो आनी है। हैविंग लार्जर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, हाँ लार्जर डिफरेंस बोल सकते हैं, और द कटायंस हैव स्मॉलर साइज देन अनायन, ये भी बोल सकते हैं आप। सिर्फ शब्दों का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, बोलना सही है दोनों को। द आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। The ions of ionic compound must have low coordination number. Consequences of Frankel defect. Consequences क्या है? As no ions are missing from their crystal lattice, the density of the solid remains unchanged. The density of the solid remains unchanged. Density जो देखो ना, कोई भी पार्टिकल बाहर से नहीं आ रहा कि नए क्रिस्टल लैटिस में, और क्रिस्टल लैटिस का पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब मास पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो ना आप? किसी डब्बे में अगर 5 किलो का वेट है, मतलब 1-1 किलो के 5 वेट है, तो अगर एक वेट हमने ऊपर रखा तो उसका वजन थोड़ी ना कम होगा, वो उसी के अंदर खेल रहा है ना। बाहर से थोड़ी ना हमने 1 kg डाला, या अंदर से थोड़ी ना 1 kg बाहर रखा, तो इसीलिए वजन कम नहीं होगा, वेट मास कम नहीं होगा। मास कम नहीं होगा तो डेंसिटी काहे कम होगी? हमने अभी देखा ना दोस्त कि मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास अगर कम नहीं हुआ तो डेंसिटी भी कम नहीं होगी। तो देखो, द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर प्रेजेंट। सही है ना? इसमें वैकेंसी क्रिएट ही नहीं हो रही। वैकेंसी कब क्रिएट हो रही? जब जो अनायन है, जब कटायन है जो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर रहा है, तभी यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है। सही है ना? तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, लेकिन जब हमने देखा, देखो यहाँ जब हमने देखा, देखो यहाँ एक लाइन में सरलता से, रुको मैं उसकी डायग्राम पूरी निकाल लेता हूँ सही तरीके से। हाँ अभी देखो, एक सरलता से एक लाइन में पूरे कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सरलता से होगी। इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन है उसकी। क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। सही है ना? एक मिनट, हाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन है। तो ये समझ में आ गया फ्रैंकल डिफेक्ट का। अभी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। कल हम क्या देखेंगे भाई? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखेंगे। आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देखो सबसे पहले एक डेरिवेशन देखा था, एक्स नंबर ऑफ एटम्स, क्या देखा था? एक्स ग्राम ऑफ मेटल कंटेन कितने नंबर ऑफ मास में, उस तरीके से देखा। फिर हमने डिफेक्ट्स इन सॉलिड देखा। डिफेक्ट्स इन सॉलिड में सबसे पहले हमने देखा कितने टाइप के डिफेक्ट रहते हैं। 3 टाइप पे डिफेक्ट रहते हैं। एक कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट और एक प्लेन डिफेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के रहते हैं, स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और
इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट और नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। उसमें का सबसे बड़ा है स्टाइचोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी। और स्टाइचोमेट्रिक देखा फिर हमने, स्टाइचोमेट्रिक में 4 पार्ट्स है। कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सही है, तो ये 4 हमने ब्रीफली दिख लिए। स्कॉटकिड और फ्रैंकल के कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेते हैं, इसलिए हमने कंडीशंस भी पढ़ लिए, कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ लिए दोनों के साथ ही साथ। अब हम कल स्टार्ट करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। एक ही दिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई नहीं। एक चैप्टर की 6-7 लेक्चर तो मैक्स टू मैक्स बनते ही है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, ये छोटा चैप्टर नहीं है। 12th में गया आप, ये ध्यान में रखना। इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा ही बड़ा डाउट रहा तो अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलो गाइज मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।